लता ने एक गरीब विपन्न व्यक्ति के लिए 3 रुपये की कॉफी दी, इस बात से अनजान कि वह व्यक्ति एक करोड़पति था जो उसकी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। यह सोमवार की सुबह थी और कॉफी शॉप हमेशा की तरह भरी हुई थी। लता पिछले 2 घंटे से काउंटर के पीछे खड़ी थी, लगातार बढ़ती लाइन को सेवा दे रही थी। जल्दबाजी में लोग, जटिल ऑर्डर और नाराज ग्राहक जो उसे आंख उठाकर देखने की भी जहमत नहीं उठाते थे। न्यूनतम मजदूरी पर काम करने वाले की जिंदगी का एक सामान्य दिन, उन लोगों को कॉफी परोसना जो अपने सपनों की नौकरी के लिए भाग रहे थे। वह कब पहुंच रही थी, तभी एक आदमी काउंटर के पास आया। उसने फीकी जीन्स, एक सादी टी शर्ट, पुराने स्पोर्ट्स शूज और एक ऊनी टोपी पहन रखी थी। कुछ भी असाधारण नहीं, बस भीड़ में एक और काम करने वाला जो हर दिन यहां से गुजरता था। शुभ प्रभात, उसने कहा, इस तरह मुस्कुराया कि मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंची। मुझे एक छोटी कॉफी दीजिए। फिल्टर कॉफी? लता ने पूछा। उसका हाथ पहले ही कप की ओर बढ़ चुका था। हाँ, धन्यवाद। उसने कॉफी बनाई और काउंटर पर रख दी। 3 रुपये। आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर दूसरी जेब में, फिर पीछे वाली जेब में। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत से शर्मिंदा होने लगा। ओह नहीं, उसने बुदबुदाया, फिर से अपनी जेबों में टटोला। माफ कीजिए, मुझे लगता है मैं अपना बटुआ घर भूल गया। उसके पीछे लाइन में लगे लोग अधीर होने लगे। लता ने कुछ जोरदार आहें सुनी। एक बिजनेस सूट पहने महिला ने स्पष्ट चिड़चिड़ाहट के साथ अपनी घड़ी देखी। यह ऐसी स्थिति थी जो कॉफी शॉप में हफ्ते में कम से कम एक बार होती थी। आमतौर पर वह बस उस व्यक्ति से बाद में वापस आने को कहती थी, लेकिन इस आदमी की शर्मिंदगी में कुछ ऐसा था जिसने उसे छू लिया। शायद इसलिए कि उसने कोई जटिल बहाना नहीं बनाया या सौदेबाजी की कोशिश नहीं की। वह बस अपना बटुआ भूलने के लिए सचमुच शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, लता ने कहा, कॉफी का कप उसकी ओर धकेलते हुए। क्या आप इसे ऐसे ही ले सकते हैं? नहीं, मैं नहीं ले सकता। आपको अपनी जेब से पैसे देने होंगे। यह सिर्फ कॉफी है, यह मुझे भिखारी नहीं बनाएगा। यह एक झूठ था। जब आपकी मासिक आय 900 रुपये हो, तब भी 3 रुपये ही होते हैं। लेकिन लता एक ऐसी मां के साथ पली बढ़ी थी जो हमेशा कहती थी कि दूसरों की मदद करना ही आपको सच्चा इंसान बनाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आदमी ने कहा, कॉफी का कप लेते हुए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अपना नाम बता दीजिए। मैं जय हूं, जय शर्मा। लता, उसने जवाब दिया, लाइन में अगले ग्राहक की ओर मुड़ते हुए। लेकिन जय तुरंत नहीं गया। वह काउंटर के पास खड़ा होकर अपनी कॉफी पीता रहा और उसे काम करते देखता रहा। अजीब या जिज्ञासापूर्ण तरीके से नहीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वह सचमुच उसकी स्थिति में रुचि रखता था। आप यहां कब से काम कर रही हैं? उसने पूछा जब लाइन रुक गई। 6 महीने, लता ने जवाब दिया, एक कप नीचे रखते हुए। क्या आपको अपना काम पसंद है? सवाल से वह चौंक गई। किसी ने उससे कभी नहीं पूछा था कि उसे अपना काम पसंद है या नहीं। लोग कॉफी ऑर्डर करते थे, पैसे देते थे और चले जाते थे। वह लगभग अदृश्य थी। यह एक नौकरी है, उसने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। यह मेरे बिल भरने में मदद करती है। जय ने सिर हिलाया, जैसे वह पूरी तरह से समझता था ईमानदार मजदूरी कई कार्यालय की नौकरियों से ज्यादा मूल्यवान है। एक और ग्राहक आया और लता फिर से सेवा देने में लग गई। जब उसने पेय तैयार किया तो जय अभी भी वहीं था। आपके काम के दौरान परेशान करने के लिए माफ करना, उसने कहा। बस, मुझे बहुत समय हो गया है किसी ऐसे व्यक्ति से बात किए हुए जो आपके जितना वास्तविक हो। वास्तविक? मैं जिन ज्यादातर लोगों को जानता हूं वे हमेशा एक भूमिका निभाते हुए लगते हैं, लेकिन आप नहीं। आप बहुत सच्ची हैं। लता को अपना चेहरा थोड़ा लाल महसूस हुआ। क्या आप उन सभी वेटर से ऐसा कहते हैं जो आपकी कॉफी का भुगतान करते हैं? जय हंसा, एक जोरदार हंसी जिससे कुछ लोग मुड़कर देखने लगे। मैं आमतौर पर अपना बटुआ याद रखता हूं। आज वास्तव में अपवाद था। कितनी सौभाग्यशाली संयोग। ठीक है, जरूर, उसने थोड़ा संकोच किया। लता, क्या मैं एक अजीब सा सवाल पूछ सकता हूं? पूछिए। आप कितने बजे काम खत्म करती हैं? लता तुरंत सतर्क हो गई। यही वह क्षण था जब ज्यादातर पुरुष अपने असली इरादे जाहिर करते थे। क्यों? क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है। आप यहां से भीगी हुई निकलेंगी और मैं आपकी इस दयालुता का बदला आपको लिफ्ट देकर चुकाना चाहता हूं। लता ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि वह सही कह रहा था। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और मौसम का पूर्वानुमान भारी बारिश का था। वह उस दोपहर काफी दूर रहती थी। उसे 2 बसें बदलनी पड़ती थीं और उसके पास छाता नहीं था। मैं आपको नहीं जानती, उसने सावधानी से कहा। आप सही कह रही हैं, मुझे माफ करना।
मेरा मतलब कोई असुविधा पैदा करना नहीं था। जय ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पिया। वह बस किसी तरह उसकी दयालुता का बदला चुकाना चाहता था। उसने अपनी कॉफी खत्म की और उसे सिर हिलाया। कॉफी के लिए एक बार फिर धन्यवाद लता, आपका दिन अच्छा रहे। जय दरवाजे से बाहर निकल चुका था जब लता ने एक आवेगपूर्ण निर्णय लिया। जय, वह मुड़ा, मैं 5 बजे काम खत्म करती हूँ। अगर बहुत बारिश हुई और आप सचमुच मेरी दयालुता का बदला चुकाना चाहते हैं। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई जिससे उसका पूरा चेहरा खिल उठा। मैं ठीक 5 बजे आऊंगा। लता के लिए दिन का बाकी समय धीरे धीरे बीता। उसने खुद को कई बार दरवाजे की ओर देखते हुए पाया, यह सोचकर कि क्या जय सचमुच वापस आएगा। जब घड़ी में 5 बजे और भारी बारिश शुरू हो गई तो उसे लगभग यकीन हो गया था कि वह नहीं आएगा। लेकिन तभी उसे एक काली सिविक कॉफी शॉप के सामने खड़ी दिखाई दी। जय बारिश में दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए अंदर आया। देर से आने के लिए माफ करना, उसने अपने भीगे बालों को सहलाते हुए कहा। इस बारिश में ट्रैफिक भयानक था। लता ने काउंटर पहुंचना खत्म किया और अपना बैग उठाया। आप सचमुच आए? मैंने वादा किया था, है ना? जय ने उसके लिए दरवाजा खोला। आप कहाँ रहती हैं? कार में। लता जय को गाड़ी चलाते हुए देख रही थी। वह सावधानी से गाड़ी चला रहा था। दूसरे ड्राइवरों को गाली नहीं दे रहा था। पूछ रहा था कि क्या तापमान आरामदायक है, क्या संगीत उसे विचलित कर रहा है। छोटे छोटे विवरण जो विचारशीलता दर्शाते थे। आप क्या काम करते हैं? उसने पूछा जब वे ट्रैफिक लाइट पर रुके। मैं मशीनें ठीक करता हूं, जय ने जवाब दिया। कॉफी शॉप के अलावा आप और क्या करती हैं? मैं शाम को प्रबंधन की पढ़ाई कर रही हूं। मुझे स्नातक होने में 2 सेमेस्टर बचे हैं। प्रबंधन एक अच्छा क्षेत्र है, हमेशा इसकी जरूरत रहती है। मुझे उम्मीद है, मेरी मां ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत त्याग किया है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। जय ने लता की ओर देखा। मुझे यकीन है कि उन्हें आप पर बहुत गर्व है। काम के साथ साथ पढ़ाई करना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन इसके लायक है। कम से कम मुझे उम्मीद है। वे बातचीत करते रहे जब तक कि वे लता के घर नहीं पहुंच गए। यह एक साधारण लेकिन अच्छी तरह से रखरखाव वाली इमारत थी जो एक निम्न मध्यम वर्गीय पड़ोस में थी। लिफ्ट के लिए धन्यवाद, लता ने कहा। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। नाश्ते के लिए धन्यवाद, जय ने संकोच किया। लता, क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूं जो थोड़ा अजीब लगेगा? आपने आज एक सवाल पूछा और वह ठीक रहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कल काम पर जाने से पहले आप मेरे साथ कॉफी पिएंगी? इस बार मैं भुगतान करूंगी। लता ने उसके चेहरे की ओर देखा। जय चिंतित लग रहा था, जवाब का इंतजार कर रहा था, जैसे कोई किशोर पहली बार किसी को डेट पर बुला रहा हो। क्या आप फिर से अपना बटुआ भूल गए हैं? उसने मजाक किया। नहीं, कल मैं याद रखूंगा। तो मैं तैयार हूं। कितने बजे? आपको जो भी समय सुविधाजनक हो। 7:30 बजे। इस तरह हमें काम शुरू करने से पहले बात करने का समय मिलेगा। शानदार, कल मिलते हैं। लता एक ऐसी मुस्कान के साथ सीढ़ियां चढ़ी जिसे वह छिपा नहीं सकती थी। उसे बहुत समय से यह सुखद उत्तेजना महसूस नहीं हुई थी। जय उन पुरुषों से अलग था जिन्हें वह जानती थी। जमीन से जुड़ा, मेहनती, विनम्र। उसे जरा भी नहीं पता था कि उसने अभी अभी शहर के सबसे अमीर आदमी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। जय अपनी कार में बैठा रहा, तब तक देखता रहा जब तक उसने तीसरी मंजिल पर रोशनी नहीं देखी। सालों में पहली बार किसी ने उसे जाने बिना उस पर दया दिखाई थी। किसी ने अपनी जेब से 3 रुपये निकालकर एक अजनबी की मदद की थी, बिना किसी चीज की उम्मीद किए। वह शहर के केंद्र की ओर चला, लेकिन घर जाने के बजाय वह एक 20 मंजिला कांच की इमारत के सामने रुका। एक वर्दीधारी द्वारपाल ने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। शुभ संध्या जय साहब, क्या आप आज देर तक रुक रहे हैं? कार्लोस अपना काम कर रहा है। शुभ रात्रि। लिफ्ट में जय लता के बारे में सोच रहा था, उसके मुस्कान के बारे में जब उसने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, उसकी मां का जिक्र करते हुए उसकी आवाज में गर्व के बारे में, एक अजनबी के लिए कॉफी का भुगतान करने की उसकी उदारता के बारे में, जबकि वह न्यूनतम मजदूरी कमा रही थी। लिफ्ट का दरवाजा सीधे उसके अध्यक्षीय कार्यालय में खुला। उसकी मेज पर एक नेम प्लेट लगी थी, जय शर्मा, CEO, शर्मा बिल्डर्स। खिड़की से वह नीचे फैले पूरे शहर को देख सकता था, जो उसकी कंपनी द्वारा बनाई गई इमारतों की रोशनी से जगमगा रहा था। 5 साल के भीतर उसने एक साम्राज्य बना लिया था। शर्मा बिल्डर्स इस क्षेत्र के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदार थी। उसके पास इतना पैसा था कि वह कई जन्मों तक खर्च नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थीं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। अकेलापन, वे महिलाएं जो उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछती थीं, स्वार्थी दोस्त,
सहकर्मी जो नौकरी खोने के डर से काम करते थे। आज वह लता से मिला था, एक ऐसी महिला जो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, जिसने एक अजनबी के लिए आर्थिक त्याग किया था, जिसने उसके साथ एक सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार किया था और कभी नहीं पूछा था कि वह क्या करता है या कितना पैसा कमाता है। जय ने अपना फोन उठाया और अपनी सचिव को फोन किया। कविता, कल सुबह 9 बजे तक मेरी मीटिंग रद्द कर दो। लेकिन जय साहब, आपकी जापानी निवेशकों के साथ एक मीटिंग है, उसे दोपहर के लिए पुनर्निर्धारित करें। और कविता, अगर कोई कल सुबह मुझसे पूछे कि मैं कहाँ हूं, तो उन्हें बताना कि मैं अपनी वर्कशॉप में हूं। तकनीकी रूप से यह झूठ नहीं था। जय वास्तव में एक छोटी मैकेनिकल वर्कशॉप चलाता था, एक बचपन का शौक जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। जब कॉरपोरेट दुनिया बहुत ज्यादा हो जाती थी तो वह वहीं जाता था। कल वह फिर से सिर्फ जय शर्मा होगा, एक आदमी जो मशीनों के साथ काम करता है, कम से कम कुछ घंटों के लिए। अगली सुबह लता कॉफी शॉप में 15 मिनट पहले पहुंची। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, खुद से भी नहीं, लेकिन वह सचमुच जय से फिर से मिलने के लिए उत्सुक थी। उसने पूरी रात अपनी कार में उनकी बातचीत के बारे में सोचा था कि वह कितनी सावधानी से गाड़ी चला रहा था, कि उसकी पढ़ाई में उसकी कितनी सच्ची रुचि थी। ठीक 7:30 बजे जय दरवाजे पर दिखाई दिया। इस बार उसने एक सादी लेकिन स्त्री की हुई कमीज पहनी थी। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसने लता के दिल की धड़कन बढ़ा दी, हालांकि वह नहीं समझती थी कि क्यों। शुभ प्रभात, उसने कहा काउंटर की ओर बढ़ते हुए। क्या मैं 2 कॉफी ऑर्डर कर सकता हूं, एक मेरे लिए और एक शहर की सबसे अच्छी वेटर के लिए। लता हंस पड़ी, उसका चेहरा लाल हो गया। बहुत मजेदार। या क्या मैं कॉफी बनाऊं और आप मेरे ब्रेक का इंतजार करें? शानदार। उसने 2 कैपेचीनो बनाए और काउंटर से दूर चली गई। उसकी सुपरवाइजर 8 बजे तक नहीं आती थी, इसलिए उसके पास लगभग 20 मिनट खाली थे। चलो बाहर बैठते हैं, जय ने सुझाव दिया। कॉफी शॉप में फुटपाथ पर मेज और कुर्सियां थीं। यह एक खूबसूरत सुबह थी, धूप हल्की लेकिन सुखद थी। वे एक नीली धातु की मेज पर बैठ गए। जय ने सावधानी से कॉफी का कप उसके सामने रखा। क्या आप अच्छी तरह सोईं? उसने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। और आप? जय अपनी कॉफी में चीनी घोल रहा था, थोड़ा चिंतित लग रहा था। लता, क्या मैं एक निजी सवाल पूछ सकता हूं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितना निजी है। आप कॉफी शॉप में क्यों काम करती हैं? मेरा मतलब है, आप प्रबंधन की पढ़ाई कर रही हैं, आप स्मार्ट हैं। क्या आपको कंपनी में इंटर्नशिप नहीं मिल सकती? लता ने आह भरी। यह वही सवाल था जो वह हर दिन खुद से पूछती थी। मैंने इंटर्नशिप के लिए कोशिश की, लेकिन ज्यादातर या तो अवैतनिक थीं या बहुत कम भुगतान वाली। मुझे खुद को और अपनी मां को सहारा देने के लिए काम करने की जरूरत है। कम से कम कॉफी शॉप एक स्थिर आय देती है। मैं समझ गया। आपकी मां कैसी हैं? वह गांव में रहती हैं, उनकी पेंशन बहुत कम है। मेरे पिता का निधन तब हो गया जब मैं 15 साल की थी और उन्होंने बहुत बड़ा कर्ज छोड़ दिया। मां ने मेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ किया ताकि मुझे बेहतर जीवन का मौका मिल सके। जय ने उसे बहुत ध्यान से देखा। जिस तरह से लता ने अपने परिवार के बारे में बात की, उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल को गहराई से छू लिया। सच्चा प्यार, सच्ची कृतज्ञता। वह उन लोगों की तरह नहीं थी जिन्हें वह जानता था, जो हमेशा शिकायत करते रहते थे कि उनके माता पिता ने उन्हें सबसे नई कार क्यों नहीं खरीदी या उनके यूरोपीय यात्रा का भुगतान क्यों नहीं किया। आपकी मां को आप पर बहुत गर्व होना चाहिए। मुझे उम्मीद है, कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैंने और हासिल नहीं किया। आप जानती हैं, उन्होंने बहुत त्याग किया है। आप काम कर रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं, यह पहले से ही बहुत कुछ है। और जब आप स्नातक हो जाएंगी तो आप उन्हें वह सब कुछ चुका पाएंगी जो उन्होंने आपके लिए किया है। यही वह चीज है जो वे अपने जीवन में सबसे ज्यादा चाहते हैं। उन्होंने तब तक बातचीत जारी रखी जब तक लता को काम पर वापस नहीं जाना पड़ा। जय कुछ और मिनट तक रुका रहा, अपनी कॉफी खत्म की और उसे ग्राहकों को सेवा देते हुए देखा। उसमें एक स्वाभाविक व्यावसायिकता थी, हर किसी के लिए एक सच्ची मुस्कान थी, यहां तक कि उन असभ्य लोगों के लिए भी जो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वह अदृश्य थी। मुझे अब जाना होगा, उसने कहा जब उसे थोड़ी खाली जगह मिली। काम इंतजार कर रहा है ना? कॉफी के लिए धन्यवाद। क्या आप कल इसी समय आ सकते हैं? लता को फिर से वही सुखद उत्तेजना महसूस हुई। जरूर। उस दिन से जय हर सुबह 7:30 बजे कॉफी शॉप आने लगा। वह हमेशा 2 कॉफी ऑर्डर करता था और हमेशा अपने ब्रेक का इंतजार करता था ताकि वे बात कर सकें। लता इन पलों की आदी हो गई थी।
उन्हें अपने दिन का सबसे अच्छा हिस्सा मानती थी। आप क्या काम करते हैं? उसने एक दोपहर पूछा। लगभग 2 हफ्तों की दैनिक मुलाकात के बाद जय एक पल के लिए हिचकिचाया। मशीनें ठीक करना, रखरखाव, ऐसी ही चीजें। मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ, शहर के केंद्र से ज्यादा दूर नहीं। क्या आपको अपना काम पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। अपने हाथों से काम करना, समस्याओं को हल करना, अपने प्रयासों का परिणाम देखना, यह बहुत संतोषजनक है। लता मुस्कुराई। ऐसा काम होना बहुत अच्छा होगा जिसे आप सचमुच पसंद करते हैं। मैं अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहती हूँ। क्या आपका कोई विशेष सपना है? कुछ ऐसा जो आप करना चाहती हैं यदि आपको कुछ भी चुनने का मौका मिले? सवाल से वह चौंक गई। किसी ने उससे कभी उसके सपनों के बारे में नहीं पूछा था। लोगों ने उसे केवल एक वेटर के रूप में देखा था और मान लिया था कि उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है। छोटे व्यवसायों के लिए एक प्रबंधन परामर्श फर्म। उन लोगों की मदद करना जिनके पास प्रतिभा और विचार हैं, लेकिन वे नौकरशाही को नहीं समझते। जय आगे झुका, सचमुच जिज्ञासु। किस तरह की सलाह? वित्तीय संगठन, रणनीतिक योजना, बुनियादी कानूनी मामले। बहुत से लोग बिना प्रबंधन ज्ञान के अपना व्यवसाय शुरू करते हैं और अंततः संगठन की कमी के कारण बंद हो जाते हैं, न कि मुख्य क्षमता की कमी के कारण। वह एक महान और बहुत जरूरी सपना है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना है। लता ने कंधा उचकाया। एक कंपनी शुरू करने के लिए आपको शुरुआती पूंजी की जरूरत होती है। आपको व्यावहारिक अनुभव की जरूरत होती है, जो मेरे पास नहीं है। आपको कनेक्शन की जरूरत होती है। ये सब चीजें समय और दृढ़ता के साथ आती हैं। उन लोगों के लिए कहना आसान है जिनकी जिंदगी पहले से ही तय है। उसने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। जय गंभीर हो गया। लता, क्या मैं आपको एक प्रस्ताव दे सकता हूं? किस तरह का प्रस्ताव? मैं कुछ छोटे व्यवसाय मालिकों को जानता हूं, उस वर्कशॉप के ग्राहक जहां मैं काम करता हूं। कुछ लोग उन्हीं समस्याओं की शिकायत करते हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया है। अगर मैं आपको उनसे मिलवाऊं तो आप फ्रीलांस काम शुरू कर सकती हैं, अनुभव प्राप्त कर सकती हैं। लता ने उसे आश्चर्य से देखा। आप मेरे लिए ऐसा करेंगे? जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि आप मुझे सिर्फ 2 हफ्तों से जानते हैं। आप मेरे काम की सिफारिश करने का जोखिम क्यों उठाएंगे? जय ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि इन 2 हफ्तों में मैंने आपसे पिछले कई महीनों में किसी से भी ज्यादा बात की है। मैं जानता हूं कि आप किस तरह की इंसान हैं। लता, ईमानदार, मेहनती और स्मार्ट। कोई भी कंपनी आपको पाकर भाग्यशाली होगी। जय की बातों से लता का दिल तेजी से धड़कने लगा। जय, यह बहुत शानदार है, लेकिन अगर मैंने आपके कनेक्शन को निराश किया तो, अगर मैं काम नहीं कर पाई तो, आप कर सकती हैं। और अगर आपको संदेह है तो सीखिए। हर चीज की शुरुआत वहीं से होती है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। यह सबसे कम है जो मैं उस व्यक्ति के लिए कर सकता हूं जिसने अजनबी लोगों को कॉफी दी जो व्यस्त थे। लता हंसी, लेकिन वह बहुत भावुक थी। बहुत समय में पहली बार उसे लगा कि कोई सचमुच उस पर विश्वास करता है। जहां वह केवल सीमाएं देखती थी, वहां कोई क्षमता देखता था। क्या मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है? उसने थोड़ी देर बाद कहा। क्या? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी मदद करना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जय अपनी कॉफी घोलने लगा, उसकी आंखों से नजरें चुराते हुए। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत समय से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो आपके जैसा वास्तविक हो। मैं जिन ज्यादातर लोगों को जानता हूं, वह रुक गया, जैसे उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत ज्यादा कह दिया है। मैं जिन ज्यादातर लोगों को जानता हूं, उन्हें परवाह नहीं है। यह हास्यास्पद है। जय, आप कह सकते हैं, यह सिर्फ है कि मैं जिन ज्यादातर लोगों को जानता हूं, वे केवल पैसे, स्थिति और दिखावे की परवाह करते हैं, और आप नहीं। आप उन चीजों की परवाह करती हैं जो सचमुच मायने रखती हैं। परिवार, सपने, दयालुता। लता इन शब्दों से भावुक हो गई। आप भी, वरना आप यहां हर दिन नहीं आते, मेरी मदद करने की पेशकश नहीं करते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 2 अलग अलग जिंदगी जी रहा हूं। जय ने धीरे से कहा। एक काम पर, जहां मुझे एक निश्चित व्यक्ति बनना पड़ता है, और एक यहां आपके साथ, जहां मैं खुद हो सकता हूं। आपका क्या मतलब है? जय को एहसास हुआ कि उसने जितना बताना चाहता था उससे ज्यादा बता दिया था। जाने दो, यह जटिल है। लता, समय देखो, उसने जल्दी से उठते हुए कहा। मुझे काम पर जाना है, कल मिलते हैं। जरूर, लेकिन कल मिलते हैं। लता। वह जल्दी से चला गया, उसे भ्रमित और चिंतित छोड़ गया। उसकी जल्दबाजी में जिस तरह से उसने बातचीत जारी रखने से बचा, उसमें कुछ गड़बड़ थी।
वह कुछ छिपा रहा था। उस रात कॉलेज में लता लेक्चर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। उसने अपनी बातचीत के बारे में सोचा, जय की नौकरी के बारे में, उसकी अजीब प्रतिक्रिया के बारे में और उसकी मदद की पेशकश के बारे में। क्या यह सच था? क्या वह सचमुच ऐसे लोगों को जानता था जो उसे मौका दे सकते थे, या वह सिर्फ विनम्र था, ऐसी चीजों का वादा कर रहा था जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकता था? अगली सुबह जय समय पर आया, लेकिन वह अलग लग रहा था, अधिक दूर, बातचीत में कम सहज। सब ठीक है? लता ने पूछा जब वे अपनी परिचित मेज पर बैठे। हाँ, सब ठीक है। मैं आज ज्यादा अजीब व्यवहार नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। यह एक मुश्किल हफ्ता रहा है। उन्होंने हल्की फुल्की बातें कीं, लेकिन लता को लगा कि जय निजी सवालों से बच रहा है। उसने अपने दोस्तों से उसे मिलवाने की पेशकश का जिक्र नहीं किया, न ही उसने उसके सपनों के बारे में पूछा, जैसा वह आम तौर पर करता था। जय, उसने कहा जब वह उठकर जाने लगा, कल की हमारी बातचीत के बारे में लोगों से मिलना और आप ही मेरी आंखों से नजरें चुरा रहे थे। मुझे इसे और करीब से देखने दीजिए। शायद यह उतना सीधा नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसका दिल बैठ गया। जरूर, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या थी। उसने पूरी रात इस अवसर का सपना देखा था। खुद को वह काम करते हुए कल्पना की थी जो वह सचमुच करना चाहती थी, और अब जय अपने वादे से मुकर रहा था, जैसे उसने बहुत ज्यादा वादा कर दिया हो। कल मिलते हैं? उसने चलते हुए पूछा। कल मिलते हैं। लता ने उसे जाते हुए देखा। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास उभर रहा था। जय के बारे में कुछ संदिग्ध था। जिस तरह से उसने अपनी नौकरी के बारे में बात की, हमेशा अस्पष्ट, हमेशा विषय बदलता रहता था। उसकी लचीली कार्यसूची जो उसे हर सुबह काम पर आने की अनुमति देती थी, एक ऐसे व्यक्ति के लिए कपड़े हमेशा साफ और करीने से होते थे जो कथित तौर पर वर्कशॉप में काम करता था। और अब टूटे हुए वादे। उसने यह जानने का फैसला किया कि जय सचमुच कौन था। लता ने गुरुवार को जय का पीछा करने का फैसला किया। वह पिछले 2 दिनों से बिना बताए कॉफी शॉप नहीं आया था, और वह चिंतित और चिड़चिड़ी दोनों थी। चिंतित थी कि उसे कुछ हो गया है, और चिड़चिड़ी थी क्योंकि वह उसकी उपस्थिति की आदी हो गई थी, लेकिन अब उसे अकेला महसूस हो रहा था। काम के बाद कॉलेज जाने के बजाय उसने शहर के केंद्र के लिए बस ली। जय ने कहा था कि वह केंद्र के पास एक दुकान में काम करता है, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसने 3 ब्लॉक के दायरे में 5 ऑटो मरम्मत की दुकानों का दौरा किया। हर जगह उसने जय शर्मा के बारे में पूछा, उसके रूप का वर्णन किया, लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता था। आखिरी जगहों में से एक में मैकेनिक जोर से हंसा। जब उसने एक अच्छी तरह से रख रखाव वाली कार का जिक्र किया, तो एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग मैकेनिक नई कार नहीं चलाएगा। हम दूसरे लोगों का कबाड़ ठीक करते हैं। हमारे पास एक नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। लता धड़कते दिल के साथ चली गई। अगर जय मैकेनिक नहीं था, तो वह कौन था? उसने उससे झूठ क्यों बोला? पहेली के टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे, एक ऐसी तस्वीर बनाते हुए जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लचीली कार्यसूची, साफ सुथरे कपड़े, अच्छी तरह से रखरखाव वाली कार, मदद की पेशकश, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। शायद वह सिर्फ एक अमीर फालतू आदमी था जो महिलाओं तक पहुंचने के लिए एक काम करने वाले का नाटक करके खुद का मनोरंजन कर रहा था। शायद उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने की पूरी कहानी एक झूठ थी। शायद वह उसकी पीठ पीछे हंस रहा था। शुक्रवार को जय कॉफी शॉप में ऐसे दिखाई दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हमेशा की तरह 2 कॉफी का ऑर्डर दिया, लेकिन लता का मूड नाटक करने का नहीं था। आप कहाँ थे? उसने पूछा जब वह काउंटर के पास आया। मुझे काम पर कुछ समस्याएं थीं और मुझे उन्हें हल करने के लिए घर जाना पड़ा। जय सचमुच हैरान लग रहा था। मैं आपको पहले से न बताने के लिए माफ करना। मुझे नहीं पता था कि आप चिंतित होंगी। मैं चिंतित नहीं थी, लता ने झूठ बोला। बस बिना कुछ कहे गायब हो जाना अजीब लगता है। आप सही कह रही हैं। अगली बार मैं आपको पहले से बताऊंगा। वे मेज पर बैठ गए, लेकिन बातचीत अजीब और बनावटी थी। लता ने जय को ध्यान से देखा। सुराग ढूंढ रही थी। यात्रा कैसी थी? उसने पूछा। उबाऊ, मीटिंग, कागजात, सब कुछ। जय ने अपनी कॉफी का घूंट पिया। कुछ भी दिलचस्प नहीं। वर्कशॉप में मीटिंग? जय एक पल के लिए रुक गया। उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ उसका जवाब तैयार लग रहा था, बनावटी। लता ने उसे आजमाने का फैसला किया। जय, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? जरूर। कल मैं शहर के केंद्र में थी और मैंने आपको ढूंढने का फैसला किया। मैं आपको दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद की है। उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। मैं कुछ वर्कशॉप से गुजरी, लेकिन कोई भी जय शर्मा को नहीं जानता था। जय का चेहरा पीला पड़ गया।
उसने अपना मुंह कई बार खोला और बंद किया, स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि शायद आपने महत्वपूर्ण वर्कशॉप छोड़ दी है। मैंने 3 ब्लॉक के दायरे में 5 वर्कशॉप का दौरा किया। आपने कहा था कि आप केंद्र के पास काम करते हैं। समस्या यह है कि मेरी वर्कशॉप एक अधिक छिपी हुई गली में है, जय शर्मा की गली। लता की आवाज ठंडी थी। मुझसे झूठ मत बोलो। वह अपनी कॉफी के कप की ओर झुका। उसके कंधे ऐसे झुक गए जैसे उसे पीटा गया हो। आप सचमुच कौन हैं? लता ने जारी रखा, क्योंकि आप मैकेनिक नहीं हैं। जय लगभग 1 मिनट तक चुप रहा। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखों में अपराधबोध और इस्तीफा मिला हुआ था। आपको गुस्सा होने का पूरा अधिकार है, उसने धीरे से कहा, लेकिन इससे पहले कि आप मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने का फैसला करें, मुझे समझा लेने दीजिए। क्या समझाऊं? आपने मुझे मूर्ख बनाकर कैसे मजा लिया? जब मैंने आपको अपनी गरीबी की कठिनाइयों के बारे में बताया तो आप मेरी पीठ पीछे कैसे हंसे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो क्या था? अंत में मुझे बताओ कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं अब और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जय ने चारों ओर देखा। कॉफी शॉप भीड़ से भरी थी, लेकिन सौभाग्य से वे एक ऐसी मेज पर बैठे थे जो काफी दूर थी। फिर भी यह इस तरह की बातचीत के लिए सही जगह नहीं थी। मेरा नाम जय शर्मा है, सचमुच, और मैं मशीनों के साथ काम करता हूं, लेकिन मैकेनिक नहीं हूं। उसने गहरी आह भरी। मैं शर्मा बिल्डर्स का मालिक हूं। यह नाम लता के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लगा। शर्मा बिल्डर्स इस क्षेत्र की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी थी, जो शहर में लगभग हर नए निर्माण के लिए जिम्मेदार थी। उसने यह नाम होर्डिंग पर, निर्माण बिलों पर, अखबारों में देखा था। मालिक एक मैकेनिक नहीं था, वह एक करोड़पति था। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उसने फुसफुसाया। जय ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, एक बिजनेस कार्ड ढूंढा और उसे दे दिया। जय शर्मा, CEO। लता ने कांपते हाथों से बिजनेस कार्ड पकड़ा। यह असली था, उच्च गुणवत्ता वाला कागज, उभरा हुआ लोगो, शहर के केंद्र में पता। उसके सामने का आदमी वह ईमानदार मजदूरी करने वाला नहीं था जिसे वह सोचती थी। वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक था। मैं नहीं समझती। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। झूठ क्यों बोला? दूसरा व्यक्ति क्यों बनने का नाटक किया? क्योंकि जब आप मुझसे मिली तो मैं सिर्फ जय था, शर्मा बिल्डर्स का मालिक नहीं। वह व्यक्ति नहीं जिसका हर कोई फायदा उठाना चाहता है। वह आदमी नहीं जिसे महिलाएं सिर्फ पैसे के लिए देखती हैं। वह आगे झुका। उसकी आंखों में एक मिन्नत थी। आपने मेरे साथ इसलिए अच्छा व्यवहार किया क्योंकि मैं कौन हूं, न कि इसलिए कि मेरे पास क्या है। लेकिन मैं वह व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूं जिसे आप सोचते हैं। आपने हर चीज के बारे में झूठ बोला। लता को अपनी आंखों में आंसू महसूस हुए। काम के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। आप कौन हैं? मैंने महत्वपूर्ण चीजों के बारे में झूठ नहीं बोला। मैंने आपको पसंद करने के बारे में झूठ नहीं बोला। आपको और जानने के बारे में झूठ नहीं बोला। मुझे लगता है कि आप बहुत खास हैं। लता अचानक उठ खड़ी हुई। कुर्सी थोड़ी सी खिसकी। कुछ लोग उनकी ओर देखने लगे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यहां खड़ा होकर ये बातें नहीं सुन सकती। लता, कृपया छोड़ो, कृपया। आपने मुझे लगभग 1 महीने से मजाक का पात्र बना रखा है। मुझे अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी न्यूनतम मजदूरी के बारे में, अपनी पढ़ाई के लिए काम करने की मेरी जरूरत के बारे में बात करने दी, जबकि आप एक करोड़पति हैं। आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? क्योंकि मैं चाहता था कि आप मुझे जानें कि मैं सचमुच कौन हूं। आप सचमुच कौन हैं? आपने मुझे अपना सच नहीं दिखाया है। यह सब झूठ है। लता ने अपना बैग कसकर पकड़ा। गुस्से और अपमान से कांप रही थी। आपको बहुत मजा आया होगा, है ना? मुझे यह देखकर कि मैं 3 रुपये की कॉफी के लिए तरस रही हूं। मेरा इरादा कभी ऐसा नहीं था। मैं और नहीं सुनना चाहती। वह मुड़कर जाने लगी, लेकिन रुक गई और पलट कर देखा। आप जानते हैं सबसे बुरा क्या है? जय, मुझे सचमुच आप पसंद थे। मुझे वह व्यक्ति पसंद था जिसे मैं सोचती थी कि आप हैं, लेकिन वह व्यक्ति कभी अस्तित्व में नहीं था। लता कॉफी शॉप से बाहर भागी, जय को अकेला छोड़ गई। वह बाथरूम में घुस गई, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोई। ये सिर्फ गुस्से के आंसू नहीं थे, बल्कि गहरे अपमान के भी थे। वह इतनी भोली कैसे हो सकती थी? उसने उन संकेतों को क्यों नहीं देखा? बेशक उसके हाथ एक मैकेनिक के लिए बहुत कोमल थे। बेशक उसकी कार्यसूची बहुत लचीली थी। बेशक वह ऐसे लोगों को जानता था जो उसे नौकरी दे सकते थे। वह अमीर था, शक्तिशाली था, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, और वह सिर्फ एक वेटर थी जिसे वह कुछ दिनों के लिए दिलचस्प लगा। शायद यह सिर्फ एक व्याकुलता थी, उसके सामान्य दिनचर्या से एक बदलाव। लता ने
आईने में खुद को देखा। आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मूर्ख, उसने बुदबुदाया, पूरी तरह से मूर्ख। बाथरूम से बाहर आकर उसे काम पर वापस जाना पड़ा। ग्राहकों को सेवा देनी पड़ी, मुस्कुराना पड़ा, ऐसे नाटक करना पड़ा जैसे सब ठीक हो। लेकिन सुपरवाइजर ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। लता, आप बहुत पीली लग रही हैं। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है महेश जी, बस थोड़ी थकी हुई हूं। शायद आप आज जल्दी घर जा सकती हैं। फर्नांडो आपकी जगह ले सकता है। लता सहमत हो गई। वह उस जगह पर एक और दिन नहीं रह सकती थी जहां जय दिखाई देता था। वह सामान्य होने का नाटक नहीं कर सकती थी जब वह पूरी तरह से थक चुकी थी। घर पहुंचकर वह बिस्तर पर गिर गई और तब तक रोई जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए। फिर वह वहीं लेटी रही, छत को घूरती रही, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था। जय अमीर था, बहुत अमीर, और फिर भी किसी कारण से उसने उसे पाने के लिए गरीब होने का नाटक करने का फैसला किया था। क्यों? एक करोड़पति एक वेटर से क्या चाहेगा? शायद यह कोई जुनून था। शायद उसे कामकाजी वर्ग की महिलाओं को बहकाने में मजा आता था। शायद यह उसके अमीर दोस्तों के साथ एक बहस थी। फोन बजा। यह एक अज्ञात नंबर था। नमस्ते लता, यह जय है, कृपया फोन मत काटना। उसने लगभग तुरंत फोन काट दिया, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे हिचकिचाने पर मजबूर किया। आपको क्या चाहिए? मैं समझाना चाहता हूं, इस बार बिना किसी झूठ के। मैंने आपकी व्याख्या सुन ली है, आपने शुरुआत सुनी है। मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे यह मौका दीजिए। लता चुप थी, जिज्ञासु और गुस्से में दोनों। आपको मेरा नंबर कहां से मिला? उसने अंततः पूछा। कॉफी शॉप के डेटाबेस से। मैं जानती हूं यह निजता का उल्लंघन है, लेकिन मुझे आपसे बात करने की जरूरत है। एक और झूठ। तो आप कहती हैं कि आप सिर्फ जय शर्मा हैं, एक सामान्य व्यक्ति, लेकिन आप जब चाहें कर्मचारियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड को खंगाल सकती हैं। लता, आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? यह इस बात पर नहीं है कि आपने अपनी दौलत के बारे में झूठ बोला, बल्कि इस बात पर है कि आपने मेरे साथ एक सामाजिक प्रयोग की तरह व्यवहार किया, एक चिड़ियाघर के जानवर की तरह जिसे आप देखना चाहते थे। यह कभी ऐसा नहीं था। तो क्या था? मुझे समझाओ कि एक करोड़पति ने मैकेनिक होने का नाटक क्यों करने का फैसला किया, ताकि वह हर दिन एक वेटर से बात कर सके। उसमें से कौन सा हिस्सा उसके अहंकार के बारे में नहीं था? जय इतनी देर तक चुप रहा कि उसे लगा कि वह बेहोश हो गया है। आपको गुस्सा होने का अधिकार है, उसने अंततः कहा। आप हर चीज में सही हैं। मैंने झूठ बोला, मैंने आपकी निजता का उल्लंघन किया, मैंने आपको अपनी वास्तविक जिंदगी से बचने का एक रास्ता माना। उसकी क्रूर ईमानदारी से वह चौंक गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि मैं खुद को श्रेष्ठ महसूस करना चाहता था। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं एक सामान्य इंसान बनना चाहता था। उसकी आवाज कांप रही थी। लता, पिछले 5 सालों से हर व्यक्ति जो मेरे पास आता है वह कुछ न कुछ चाहता है। पैसा, एहसान, अवसर, यहां तक कि मेरा परिवार भी मुझसे तभी मिलता है जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। क्या इससे आपको मुझसे झूठ बोलने का अधिकार मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह पूरी तरह से स्वार्थी था। जय एक पल के लिए रुका। लेकिन आप सालों में पहली व्यक्ति थीं जिसने मुझे जाने बिना मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, जिसने मेरी कॉफी का भुगतान किया क्योंकि यह सही काम था, जिसने मुझसे बात की क्योंकि वह बात करना चाहती थी, न कि कुछ हासिल करने के लिए। लता को फिर से आंसू आते हुए महसूस हुए। तो जब आपको पता चला कि मैं आपको पसंद करती हूं, तो आपने यह नाटक जारी रखने का फैसला किया ताकि आप देख सकें कि आप मुझे कितना धोखा दे सकते हैं। नहीं, जब मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे पसंद करती हैं, तो मैं घबरा गया, क्योंकि मुझे भी आप सचमुच पसंद थी, और मुझे पता था कि जब आपको सच पता चलेगा तो आप मुझसे नफरत करेंगी। आप सही थे, मैं सही था, और मैं इसके लायक हूं। वे फिर से चुप हो गए। लता दूसरे छोर पर उसकी सांसें सुन सकती थी। उसने उसकी आवाज में सच्ची भावना महसूस की, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता था कि उसने हफ्तों तक उससे झूठ बोला था। जय, मैं इसे जारी नहीं रख सकती। जो हुआ उसके बाद मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकती। मैं जानता हूं। मैं बस चाहता था कि आप यह जाने, मेरी भावनाएं सच्ची थीं, बाकी सब एक दिखावा था, लेकिन मेरे लिए आपकी भावनाएं वास्तविक थीं। जब बाकी सब एक दिखावा था तो मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकती हूं? आप नहीं कर सकती, और मैं यह समझता हूं। जय ने गहरी आह भरी। लता, मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा। मैं अब कॉफी शॉप में नहीं आऊंगा, मैं फोन नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपसे मिलना सालों में मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी, और मुझे बहुत बहुत अफसोस है। लाइन कट गई।
जय ने फोन रख दिया। लता फोन पकड़े रही, अपने सीने में एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रही थी। उसका एक हिस्सा यह विश्वास करना चाहता था कि वह ईमानदार था, कि वह सचमुच उसकी परवाह करता था, लेकिन वह उस व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकती थी जिसने एक पूरी झूठी छवि बनाई थी। वह कैसे जान सकती थी कि उसकी भावनाएं सच्ची थीं या झूठी, जब बाकी सब एक झूठ था। लता को जय के बारे में सच्चाई पता चलने के बाद से 3 हफ्ते बीत चुके थे। 3 हफ्ते खाली सुबहों के साथ गुजरे। कॉफी शॉप में उससे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। 3 हफ्ते खुद को यह समझाने की कोशिश करते हुए कि वह उसके बिना बेहतर थी, लेकिन ऐसा नहीं था। चाहे उसने जय से झूठ बोलने के लिए कितनी भी नफरत करने की कोशिश की हो, वह उन ईमानदार पलों को नहीं भूल पाई जो उन्होंने साझा किए थे। जिस तरह से उसने उसके सपनों के बारे में सुना था, उसकी पढ़ाई में उसकी सच्ची रुचि, उसकी दयालुता जो पैसे से नहीं बल्कि दिल से आती थी। क्या यह सब एक दिखावा था? क्या कोई इतने लंबे समय तक इतनी अच्छी तरह से नाटक कर सकता है? एक दोपहर, जब लता नियमित ग्राहकों के लिए कॉफी बना रही थी, उसने पीछे से एक परिचित आवाज सुनी, माफ कीजिए। वह मुड़ी और एक सुंदर महिला को देखा, लगभग 50 साल की, अच्छी तरह से तैयार लेकिन बिना किसी दिखावे के। महिला के चेहरे में कुछ परिचित था, लेकिन लता को याद नहीं आया कि वह कौन थी। क्या आप लता मेंडेज हैं? महिला ने पूछा। हाँ, मैं हूं। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? मेरा नाम ईशा शर्मा है। मैं जय की मां हूं। लता का दिल एक पल के लिए बैठ गया। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? यदि संभव हो तो मैं आपसे अपने बेटे के बारे में बात करना चाहूंगी। लता ने चारों ओर देखा। कॉफी शॉप कॉफी खाली थी। सुपरवाइजर ऑफिस में था। मैं 15 मिनट का ब्रेक ले सकती हूं, हम वहां बैठ सकते हैं। वे उसी मेज पर गए जहां जय और लता अक्सर बात करते थे। ईशा ने कॉफी का ऑर्डर दिया और बोलने से पहले थोड़ी देर लता को देखा। उसे नहीं पता कि मैं यहां हूं, ईशा ने कहा। वास्तव में मैंने उसे आपको ढूंढने से मना कर दिया था जब मुझे पता चला कि क्या हुआ था। ईशा जी, कृपया मुझे आपको पहले न बताने दें। ईशा ने अपनी कॉफी में चीनी घोली। जय ने मुझे झूठ के बारे में सब कुछ बताया है, मैकेनिक होने का नाटक करने के बारे में, कि आपको सच्चाई कैसे पता चली। लता ने सिर हिलाया। कुछ कहने के लिए पता नहीं था। उसने मुझे यह भी बताया कि जब उसके पास पैसे नहीं थे तब आप उसके प्रति कितनी दयालु थीं, कि आप उससे हर दिन बात करती थीं, कि आपने उसे एक सामान्य इंसान जैसा महसूस कराया था। ईशा जी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। लता, क्या मैं आपको अपने बेटे के बारे में एक कहानी बता सकती हूँ? ईशा ने जवाब का इंतजार नहीं किया। जय गरीबी में पला बड़ा। उसके पिता एक निर्माण मजदूर थे और मैं एक नौकरानी थी। जब वह 16 साल का था तो उसके पिता का एक काम के हादसे में निधन हो गया। जय को घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। लता हैरान थी। यह वह कहानी नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। वह दिन में काम करता था और रात में पढ़ाई करता था। 18 साल की उम्र में उसे एक छोटी निर्माण कंपनी में नौकरी मिल गई। वह दिन में 16 घंटे काम करता था और सब कुछ सीखता था जो वह सीख सकता था। ईशा गर्व से मुस्कुराई। 5 साल के भीतर उसने उस कंपनी को खरीद लिया जो दिवालिया होने के कगार पर थी और उसे राज्य की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक में बदल दिया। यह एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझे यह क्यों बता रही हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसकी पृष्ठभूमि को समझें। जय अमीरी में पैदा नहीं हुआ था। उसने सब कुछ अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है। ईशा आगे झुकी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने एक महत्वपूर्ण चीज खो दी। उसने दूसरों पर भरोसा करने की अपनी क्षमता खो दी। आपका क्या मतलब है? जब उसके पास पैसे आए तो हर कोई बदल गया। बचपन के दोस्त एहसान मांगने लगे। वे महिलाएं जिन्हें जब वह गरीब था तो उसे देखने की जहमत भी नहीं उठाती थीं, अचानक दिलचस्पी लेने लगीं। यहां तक कि दूर के रिश्तेदार भी मदद मांगने के लिए सामने आए। लता ईशा का मतलब समझने लगी। पिछले 5 सालों में मेरे बेटे का कोई सच्चा दोस्त नहीं रहा। हर कोई जो उससे संपर्क करता था वह उसका फायदा उठाना चाहता था। ईशा ने आह भरी, जब तक वह आपसे नहीं मिला। लेकिन उसने पहले दिन से मुझसे झूठ बोला। उसने डर के मारे झूठ बोला, इस डर से कि आप दूसरों की तरह बन जाएंगी। ईशा ने लता का हाथ पकड़ लिया। प्रिय, आप सालों में पहली व्यक्ति थीं जिसने उसे जाने बिना उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, जिसने उससे दोस्ती करने की इच्छा से बात की, न कि किसी फायदे के लिए। लता को आंसू आते हुए महसूस हुए। लेकिन उन सभी झूठ के बाद मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकती हूं? क्योंकि उसने केवल पैसे और नौकरी के बारे में झूठ बोला। बाकी सब सच था। आपकी पढ़ाई में उसकी रुचि, आपके सपनों के लिए उसकी प्रशंसा, आपके साथ होने पर उसकी भावनाएं,
यह सब वास्तविक था। आप इतनी निश्चित कैसे हो सकती हैं? ईशा मुस्कुराई। क्योंकि मैं अपने बेटे को 32 सालों से जानती हूं और मैंने उसे कभी किसी के बारे में ऐसे बात करते नहीं सुना जैसे वह आपके बारे में बात करता है। वह प्यार में पागल है लता, और वह बहुत दर्द में है। वह दर्द में है। लता अपनी हैरानी छिपा नहीं पाई। पिछले 3 हफ्तों से वह ठीक से खा नहीं रहा है, ठीक से सो नहीं रहा है, भूलने के लिए दिन में 16 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वह नहीं भूल सकता। ईशा रुक गई। कल उसने मुझसे आपसे मिलने और उसकी कहानी सुनने के लिए कहा था। मैंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अगर वह आपका माफी चाहता है तो उसे इसे खुद कमाना होगा। लेकिन आज उसे इतना दर्द में देखकर मैंने अपना मन बदल लिया है। ईशा ने लता का हाथ कसकर पकड़ा। मैं आपसे उसे माफ करने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं आपसे बस इतना कह रही हूं कि कम से कम उसकी बात सुनिए। लता ने आंसू पोंछे जो गिरने लगे थे। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकती हूं या नहीं। हाँ, क्या आपको उसकी याद आती है? सवाल सीधे दिल पर लगा। लता ने पिछले 3 हफ्तों से इसे नकारने की कोशिश की थी। मुझे उसकी याद आती है, उसने धीरे से स्वीकार किया। मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो शायद यह कोशिश करने लायक है, सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में निश्चित होने के लिए। ईशा उठ खड़ी हुई और कॉफी के पैसे मेज पर छोड़ दिए। आज रात वह उस वर्कशॉप में होगा जिसे वह एक शौक के रूप में उपयोग करता है। फूलन वाली गली, नंबर 347। वह हमेशा रात 8 से 10 बजे तक वहीं रहता है। वह पुरानी कारों की मरम्मत करता है। यह एकमात्र जगह है जहां वह आराम कर सकता है। आप मुझे यह क्यों बता रही हैं? क्योंकि मेरा बेटा स्पष्टीकरण का मौका पाने का हकदार है और आप उसे छोड़ने का फैसला करने से पहले पूरी सच्चाई सुनने की हकदार हैं। ईशा चली गई, लेकिन कुछ कदम बाद पलट कर देखा। लता, क्या मैं आपको मां की कुछ सलाह दे सकती हूं? जरूर। कभी कभी लोग दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों की रक्षा के लिए झूठ बोलते हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं। जय ने झूठ बोला क्योंकि उसे आपको खोने का डर था। यह कोई बहाना नहीं है, लेकिन यह एक स्पष्टीकरण है। उस रात लता 1 घंटे तक कॉलेज की इमारत के सामने टहलती रही, घर जाने और ईशा द्वारा दिए गए पते पर जाने के बीच झूलती रही। उसका एक हिस्सा जय को हमेशा के लिए भूलना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। दूसरा हिस्से को जवाब चाहिए था। 8:30 बजे वह फूलन वाली गली के नंबर 347 के सामने खड़ी थी। यह एक छोटी सी वर्कशॉप थी, उस करोड़पति कंपनी जैसी नहीं। खिड़की से उसने जय को एक पुरानी वॉक्सवैगन बीटल के इंजन पर झुका हुआ देखा। उसने एक पुरानी टी-शर्ट और ग्रीस लगी जीन्स पहन रखी थी। पहली बार वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसने खुद को मैकेनिक बताया था। लता ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। दरवाजे के खटखटाने की आवाज ने जय को सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। जब उसने उसे देखा तो उसका चेहरा कई भावों में बदल गया। आश्चर्य, उम्मीद, डर। लता, उसने अपने हाथों को एक कपड़े से पोंछा, स्पष्ट रूप से बहुत घबराया हुआ था। तुम आ गई। आपकी मां आज मुझसे मिली। जय ने आंखें बंद कर लीं। मैंने उससे ऐसा न करने के लिए कहा था। अच्छा हुआ उसने आपकी बात नहीं मानी। वे एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। जय का वजन कम लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह स्पष्ट रूप से बहुत दर्द में था। क्या बैठना चाहोगी? उसने 2 प्लास्टिक की कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैं कॉफी बना सकता हूं, ठीक है। जबकि जय एक छोटी इलेक्ट्रिक कॉफी मशीन का उपयोग करके कॉफी बना रहा था, लता ने वर्कशॉप का दौरा किया। यह एक साधारण कार्यात्मक जगह थी जिसमें अच्छी तरह से रखरखाव वाले उपकरण और मरम्मत के विभिन्न चरणों में पुरानी मशीनें भरी हुई थीं। दीवार पर तस्वीरें लटकी थीं। एक तस्वीर में युवा जय एक आदमी के साथ था जो उसके पिता रहे होंगे। युवा ईशा की एक तस्वीर, कुछ काम की उपलब्धियां। यह जगह असली है, उसने कहा जब उसने उसे कॉफी दी। यह एकमात्र जगह है जहां मैं असली हूं। जय दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने इसे तब खरीदा जब कंपनी बढ़ने लगी, जब सब कुछ बहुत जटिल हो गया। आपकी मां ने मुझे आपके बचपन के बारे में, आपके पिता के बारे में बताया। जय ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप एक गरीब परिवार से आते हैं, कि आपने सब कुछ खुद बनाया है। यह सच है। इस कंपनी की हर एक ईंट मेरे पसीने और आंसुओं से रखी गई है। उसने आह भरी। लेकिन इस प्रक्रिया में मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें खो दी, जैसे दूसरों पर भरोसा करने की क्षमता, सामान्य संबंध बनाने की क्षमता। जय ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कमजोरी दिखाने का साहस। लता को अपने दिल में एक कसाव महसूस हुआ। जय, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे डर था। इस डर से कि आप दूसरों की तरह बन जाएंगी। इस डर से कि जब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं तो आप केवल पैसा देखेंगी। वह रुका।
उस एकमात्र व्यक्ति को खोने के डर से जिसने मुझे फिर से इंसान जैसा महसूस कराया। लेकिन आपने फिर भी मुझे खो दिया। मैं जानता हूं, और यह मेरी गलती है। जय आगे झुका। लता, क्या मैं आपको कुछ ऐसा बता सकता हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया? यह है कि पिछले 5 सालों में जब भी मैं किसी महिला से मिला तो उसे कुछ दिनों में ही पता चल जाता था कि मैं कौन हूं, और उस पल से रिश्ता पूरी तरह से बदल जाता था। वे महंगे रेस्तरां, यात्रा, गहने के बारे में बात करने लगते थे, मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछना बंद कर देते थे और यह पूछने लगते थे कि मैं उन्हें क्या दे सकता हूं। लता ने सिर हिलाया, समझना शुरू कर दिया। आपके साथ यह अलग था। आपने मुझे जाने बिना मेरी कॉफी का भुगतान किया था। आपने मुझसे सपनों, परिवार और उन चीजों के बारे में बात की जो सचमुच मायने रखती हैं। सालों में पहली बार मैं सिर्फ जय हो सकता था, करोड़पति नहीं, व्यवसायी नहीं, बस मैं खुद। लेकिन जय, मैं दूसरी महिलाओं की तरह नहीं हूं। अगर आपने मुझे शुरू से सच बताया होता तो क्या मेरी प्रतिक्रिया अलग होती? सवाल से वह चौंक गई। लता ने ईमानदारी से सोचा, अगर जय ने पहले दिन से खुद को एक करोड़पति निर्माण कंपनी के मालिक के रूप में पेश किया होता तो क्या उसकी प्रतिक्रिया वैसी ही होती? क्या वह उतनी स्वाभाविक, उतनी सहज होती? मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया। शायद मैं असहज महसूस करती। ठीक यही मुझे डर था। मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे अप्राप्य माने, मैं चाहता था कि आप मुझे समान माने। लेकिन हम समान हैं जय। सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसा है इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझसे बेहतर हैं। मैं यह जानता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते। ज्यादातर लोगों के लिए पैसा सब कुछ बदल देता है। वे थोड़ी देर चुप रहे, अपनी कॉफी पीते रहे। लता, जय ने अंततः कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? क्या? मुझे आपको अपना सच्चा आत्म दिखाने दीजिए। वह मैकेनिक नहीं जिसका मैंने नाटक किया, वह व्यवसायी नहीं जिसे मुझे काम पर बनना पड़ता है, बल्कि असली जय, वह व्यक्ति जिसे आप उन पलों में जानती थीं जब हम कॉफी शॉप में बात करते थे। क्या? मुझे दूसरा मौका दीजिए। मुझे यह साबित करने दीजिए कि भावनाएं सच्ची थीं, कि हमारे बीच का बंधन वास्तविक था। लता ने उसे देखा, उसकी आंखों में कमजोरी देखी। यह जोखिम भरा था। उसने एक बार झूठ बोला था, वह फिर से झूठ बोल सकता था, लेकिन उसकी आवाज में ईमानदारी में कुछ ऐसा था जिस तरह से वह उसके सामने बैठा था, जिसने उसे विश्वास करने के लिए मजबूर किया। जय, अगर मैं आपको यह दूसरा मौका देती हूं तो यह अलग होना चाहिए। कोई झूठ नहीं, कोई नाटक नहीं, हर चीज के बारे में पूर्ण सच्चाई। मैं वादा करता हूं, और मुझे आपकी असली जिंदगी जानने की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि आप वर्कशॉप में छिपें। अगर हम इसे आजमाने जा रहे हैं तो यह वास्तविक होना चाहिए। जय पहली बार मुस्कुराया जब से वह आई थी। इसका मतलब है कि आप कोशिश करेंगी? लता ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन जय, है ना, अगर आपने मुझसे फिर से झूठ बोला तो यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अध्याय 5, मोचन। वर्कशॉप में उनकी बातचीत के 6 महीने बाद लता शहर के केंद्र में एक कार्यालय भवन के सामने खड़ी थी, अपने खुद की कंपनी की चाबियां पकड़े हुए। मेंडेज प्रशासनिक परामर्श। कांच के दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था। कार्यालय छोटा था, केवल 2 कमरे, लेकिन यह उसका था। जय पीछे से आया, कागजात का एक बक्सा पकड़े हुए। मुझे यह कहां रखना चाहिए? पीछे के कमरे में, लता ने जवाब दिया, फिर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह उसके साथ हो रहा था। पिछले कुछ महीने भावनाओं का एक उतार चढ़ाव भरा चक्र थे। जय का विश्वास फिर से जीतना आसान नहीं था। उसने पूर्ण ईमानदारी के अपने वादे को निभाया, लेकिन लता को उस पर पूरी तरह भरोसा करने में समय लगा। हर बार जब वह किसी मीटिंग में देर से आता तो वह सोचती कि क्या यह काम की वजह से था या दूसरी महिलाओं की वजह से। हर बार जब उसका फोन बजता तो वह तनावग्रस्त हो जाती। जय उसके डर के साथ धैर्यवान रहा। उसने धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक जिंदगी दिखाई। शुरुआत में यह सिर्फ कॉफी शॉप के पास के रेस्तरां में सादे डिनर थे जहां वह काम करती थी। फिर उसे उसका अपार्टमेंट देखने को मिला, साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण, दिखावटी नहीं। फिर जय उसे अपनी कंपनी ले गया। यह डरावना है, लता ने कहा जब वे पहली बार शर्मा बिल्डर्स की इमारत में दाखिल हुए। यह सिर्फ एक नौकरी है, जय ने जवाब दिया। यह मुझे परिभाषित नहीं करता है। उसने लता को कर्मचारियों से अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण महिला के रूप में मिलवाया, आश्चर्यचकित आंखों की उपेक्षा करते हुए। कुछ लोग जानते थे कि जय ने पहले कभी किसी को कंपनी में नहीं लाया था। उन्हें जरूर लगता होगा कि मैं सोने की खुदाई करने वाली हूं, लता ने फुसफुसाया जब वे रिसेप्शन डेस्क से गुजरे। उन्हें जो सोचना है सोचने दो, केवल हम ही मायने रखते हैं।
उनके रिश्ते में मोड़ एक मंगलवार को आया, उनके सुलह के 3 महीने बाद। जय ने उसे कॉलेज से लेने का वादा किया था, लेकिन वह नहीं आया। लता ने 2 घंटे इंतजार किया। उसने कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। सारी असुरक्षा एक साथ आ गई। वह उससे ऊब गया था। उसे कोई और दिलचस्प मिल गया था। ईमानदारी के वादे सिर्फ झूठ थे। लता पूरी तरह से टूटकर घर लौटी। इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार थी। जब उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो उसने जय को सोफे पर बेहोश पाया। उसे तेज बुखार था। जय, वह उसके पास भागी, उसके माथे को छुआ और पाया कि वह जल रहा था। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। लता, मुझे माफ करना, मैंने फोन करने की कोशिश की। चुप रहो, चलो अस्पताल चलते हैं। जय को एक गंभीर संक्रमण था जिसने उसे 3 दिनों तक बिस्तर पर रखा। लता अस्पताल में उसकी देखभाल करती रही। उसे देखती रही कि वह बीमार होने पर कितना कमजोर था। वह अपने प्रलाप में उसे कैसे पुकारता था, तुम यहां क्यों हो? उसने एक रात पूछा जब उसका बुखार उतर गया था। मेरा मतलब है, तुम क्यों नहीं चली गई? जब मैं कॉलेज नहीं आया तो तुम सोच सकती थी कि मैंने फिर से झूठ बोला और सब कुछ खत्म कर दिया। लता ने उसका हाथ पकड़ लिया। फर्क यह है कि अब मैं तुम्हें जानती हूं कि तुम सचमुच कौन हो। मैं जानती हूं कि तुम बिना किसी अच्छे कारण के ऐसा नहीं करते। तुम इतनी निश्चित कैसे हो सकती हो? क्योंकि पिछले 3 महीनों से हर दिन तुमने मुझे साबित किया है कि तुम बदल गए हो, शब्दों से नहीं बल्कि कामों से। ठीक उसी पल लता को एहसास हुआ कि उसने सचमुच जय को माफ कर दिया था, कि उसने उस पर फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया था, कि वह उससे उसकी गलतियों के बावजूद नहीं बल्कि उन गलतियों की स्वीकृति में प्यार करती थी। 2 हफ्ते बाद जय ने उसे ऐसे प्रपोज किया जिससे लता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या तुम्हें कार्यकारी सलाहकार बनने का अपना सपना याद है? उसने नाश्ते में पूछा। मुझे याद है। क्या इसे सच क्यों नहीं करते? लता हंसी। जय, हमने इस बारे में बात की है। मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकती। मैं तुम्हें पैसा नहीं दे रहा हूं। मैं एक साझेदारी का प्रस्ताव दे रहा हूं। किस तरह की साझेदारी? जय उत्साह से आगे झुका। शर्मा बिल्डर्स के पास सैकड़ों छोटे व्यवसायों के साथ संबंध हैं। आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, स्थानीय व्यापारी, बहुत से लोग उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिन्हें आप हल करना चाहती हैं। अगर आप एक परामर्श फर्म खोलती हैं और मैं आपको ग्राहक संदर्भित करता हूं तो, लेकिन मेरे पास शुरुआती पूंजी नहीं है। मैं पहले 6 महीनों के लिए किराए, उपकरण और विज्ञापन का वित्त पोषण करूंगा। आप कंपनी के मुनाफा कमाना शुरू करने के बाद दंड चुकाएंगी। अगर यह काम नहीं करता है तो इसे अपने प्रेमी की ओर से एक उपहार मान ले। लता रुकी, प्रस्ताव पर विचार किया। यह सिर्फ पैसे उधार लेने से अलग है। जय ने जारी रखा। यह एक व्यावसायिक साझेदारी है। मैं जीतता हूं क्योंकि मेरे पास अपने सहयोगियों को संदर्भित करने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार है, और आप जीतती हैं क्योंकि आप अपने सपने को साकार कर रही हैं। और अगर यह काम नहीं करता है, अगर मैं आपको पैसे वापस नहीं चुका पाती, तो आप पर मेरे कुछ डिनर बकाया होंगे और फिर हम इसे भूल जाएंगे। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसलिए नहीं कि उसे जय के पैसे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि उसने इसे वह अवसर माना जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। और 6 महीने बाद वह अपनी खुद की कंपनी के दरवाजे पर खड़ी थी। पहले 3 महीनों में उसके 15 नियमित ग्राहक थे। चौथे महीने तक उसे एक सहायक को नियुक्त करना पड़ा। 5वें महीने तक ग्राहकों की एक लंबी लाइन थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने यह कर दिखाया, उसने फुसफुसाया, दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों को सहलाते हुए। मुझे हमेशा से पता था कि तुम कर सकती हो, जय ने पीछे के कमरे से निकलते हुए कहा। केवल वही व्यक्ति जिसने तुम पर संदेह किया, वह तुम खुद थीं। लता उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें भावनाओं से भरी थीं। जय, मैंने पिछले महीने तुम्हारा ऋण चुका दिया है। मैं जानता हूं, मुझे वायर ट्रांसफर मिल गया है। वह गर्व से मुस्कुराया। मैंने यह भी देखा कि तुमने छात्रवृत्ति कोष में उतनी ही राशि दान की है। आपको कैसे पता चला? मुझे पता है लता, मुझे पता है कि जब आपके पास पैसे होंगे तो आप सबसे पहले दूसरों की मदद करेंगी, जैसे आपकी मां ने आपकी मदद की थी। यह सच हो चुका था। पिछले महीने यह देखकर कि कंपनी सचमुच मुनाफा कमाना शुरू कर रही है, लता ने निम्न आय वर्ग के परिवारों के युवा लोगों को उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में मदद करने के लिए एक छोटा कोष स्थापित किया था। उस समय पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन 3 छात्रों की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त था। तुम्हारी मां ने कल फोन किया था, जय ने कागजात मेज पर रखते हुए कहा। क्या वह उद्घाटन में आ रही हैं? वह आ रही हैं। वह फोन पर गर्व से रो रही थीं। लता हंसी, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे।
उन्होंने कहा कि पिताजी यहाँ होते तो बहुत खुश होते। मुझे यकीन है कि वह होते। उन्होंने मिलकर छोटे से उद्घाटन समारोह के लिए जगह तैयार की, जिसे जय ने आयोजित करने पर जोर दिया था। कुछ भी बड़ा नहीं, बस कुछ दोस्त, लता का परिवार, कुछ ग्राहक और शर्मा बिल्डर्स के कर्मचारी। जय, लता ने कहा जब वे एक बैनर दीवार पर टांग रहे थे, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जरूर। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? और फिर से व्यावसायिक साझेदारी का बहाना मत बनाना। आप चाहें तो एक अनुभवी सलाहकार को आसानी से नियुक्त कर सकते हैं। जय ने काम करना बंद कर दिया और उसे देखा। क्योंकि आप उस अवसर के हकदार हैं जो आपको कभी नहीं मिला। क्योंकि मैंने आपको पहली बार बात करते ही आपकी क्षमता देखी थी, और क्योंकि वह हिचकिचाया। क्योंकि क्या? क्योंकि मैं चाहता था कि आप जानें, मैं आप पर विश्वास करता हूं। इस बात पर विश्वास नहीं करता कि आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं, बल्कि इस बात पर विश्वास करता हूं कि आप इस दुनिया के लिए क्या कर सकती हैं। लता का दिल तेजी से धड़कने लगा। जय, लता, मुझे आपसे एक और बात कहनी है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, जय कार्यालय के बीच में घुटनों के बल बैठ गया। अपनी जेब से एक छोटा सा बक्सा निकाला। लता ने अपने हाथ से मुंह ढक लिया। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। लता मेंडेज, आपने मेरी जिंदगी उसी दिन बदल दी जब आपने मेरी कॉफी का भुगतान किया था, मुझे जाने बिना भी। आपने मुझे सिखाया कि दुनिया में अभी भी ईमानदार लोग हैं, कि प्यार करना और ईमानदारी से प्यार किया जाना पूरी तरह से संभव है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लता ने जय को देखा। उस कंपनी के बीच में घुटनों के बल बैठा था जिसे उन्होंने एक साथ बनाया था, और उसमें करोड़पति को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को देखा जो वह बन गया था। वह जिसने उसका समर्थन किया था, उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की थी, जिसने उसके सपनों पर उतना ही विश्वास किया जितना अपने पर, जिसने फिर से कमजोर होना सीख लिया था। हाँ, उसने फुसफुसाया, फिर जोर से कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूं। जय ने अंगूठी उसकी उंगली पर डाली, साधारण, सुरुचिपूर्ण, दिखावटी नहीं, और उठकर उसे चूमा। यह एक ऐसा चुंबन था जिसने उनकी पूरी यात्रा को समाहित कर लिया था। झूठ, माफी, बहाल हुआ विश्वास, और उस अराजकता के बीच जन्मा सच्चा प्यार। एक और चीज है, जय ने कहा जब वे गाड़ी चला रहे थे, लेकिन मैं आज और कोई सरप्राइज बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हंसा और उसे एक सील बंद लिफाफा दिया। इसे खोलो। लता ने लिफाफा फाड़ दिया और एक आधिकारिक दस्तावेज निकाला। यह स्वामित्व का प्रमाण पत्र था। मेंडेज प्रशासनिक परामर्श पूरी तरह से उसके नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें जय का कोई हिस्सा नहीं था। मैं नहीं समझती। तुम्हारी कंपनी, लता, हमेशा तुम्हारी थी। तुमने इसे बनाया, तुमने इसे काम पर लगाया, तुमने ग्राहक लाए। मैंने केवल तुम्हें शुरुआती पूंजी में मदद की और तुमने उसे चुका दिया है। लेकिन जय, तुम अभी भी भागीदार हो सकते हो। मैं भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारा पति बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जो पूरी तरह से तुम्हारा हो, ताकि कोई यह न कह सके कि तुमने यह सब इसलिए हासिल किया क्योंकि तुम एक अमीर व्यवसायी की पत्नी हो। लता रोई, दुख से नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता से, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। जय ने न केवल उस पर विश्वास किया था, बल्कि उसे खुद को साबित करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण भी दिए थे। धन्यवाद, उसने आंसुओं के बीच कहने की कोशिश की। सब कुछ के लिए धन्यवाद। मुझे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद। मुझे यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। उद्घाटन समारोह साधारण लेकिन एकदम सही था। ईशा रोई जब उसने जय को लता को देखते हुए देखा। लता की मां बार बार कहती रही कि उसने अपनी बेटी को इतना खुश कभी नहीं देखा। कंपनी के ग्राहक एक दूसरे से यह बताने के लिए होड़ करने लगे कि लता ने उनके व्यवसायों को कैसे बचाया था। महेश जी, कॉफी शॉप के सुपरवाइजर, जो उसके अच्छे दोस्त बन गए थे, ने जय और लता को उन चीजों के लिए टोस्ट किया जो उन्होंने सभी को साबित की थी। कभी कभी सबसे अच्छी कहानियां एक साधारण दयालुता के कार्य से शुरू होती हैं। 6 महीने बाद लता और जय ने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली, उसी कॉफी शॉप में जहां वे मिले थे। मालिक ने नियमित ग्राहकों के लिए दुकान बंद करने पर जोर दिया और केवल परिवार और करीबी दोस्तों को ही अनुमति दी। यह सब यहीं शुरू हुआ। लता ने जय से कहा जब वे पुजारी का इंतजार कर रहे थे, यह सब सचमुच मेरे दिल से शुरू हुआ। जय ने जवाब दिया, जिस पल मैंने एक अजनबी पर दया करने का फैसला किया, और तुम्हारे अपने दिल से, जब तुमने मेरे साथ ईमानदार रहने का फैसला किया। उन्होंने सरल लेकिन गहरे वादे किए। जय ने कभी झूठ न बोलने का वादा किया, कभी वह व्यक्ति बनने की कोशिश न करने का वादा किया जो वह नहीं था।
लता ने कभी भी डर को अपने पूरे दिल से प्यार करने से रोकने का वादा नहीं किया। आप दोनों ने हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाई है। ईशा ने अपने भाषण में कहा कि पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है एक उदार दिल और उस व्यक्ति के प्रति अपनी कमजोरियों को प्रकट करने का साहस जिसे आप प्यार करते हैं। आज उनकी शादी के 3 साल बाद लता इस क्षेत्र की सबसे सम्मानित परामर्श फर्मों में से एक चला रही है। उसके 15 कर्मचारी हैं और 6 महीने की प्रतीक्षा सूची है। उसने जो छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया था, उसने 50 से अधिक युवा लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद की है। जय शर्मा बिल्डर्स का प्रबंधन जारी रखता है। उसकी कॉन्ट्रैक्ट परिषद को स्तर की 15 कर्मचारी हैं, लेकिन उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। उसने सामाजिक कार्यक्रम लागू किए हैं, एक किफायती आवास परियोजना बनाई है और नेतृत्व के पदों पर अधिक महिलाओं को नियुक्त करना शुरू कर दिया है। आपने मुझे एक बेहतर इंसान बनना सिखाया है, उसने एक सुबह कहा जब वे एक साथ खरीदे गए घर की रसोई में कॉफी पी रहे थे। आप हमेशा एक अच्छे इंसान थे जय, बस यह डर के बोझ के नीचे छिपा हुआ था और आपने मुझे वह साहस ढूंढने में मदद की है ताकि मैं वही रहूं जो मैं सचमुच हूं। वे अभी भी हर शुक्रवार सुबह उसी कॉफी शॉप में जाते हैं। वे उसी मेज पर बैठते हैं जहां उन्होंने पहली बार बात की थी। कभी कभी लता जय को अपनी कॉफी पीते हुए देखती है और उसे पहली बार याद करती है जब वह उससे मिली थी। शर्मिंदा थी क्योंकि वह अपना बटुआ भूल गया था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि दयालुता के एक क्षण में खर्च किए गए 3 रुपए 2 लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, कि एक झूठ इतनी गहरी सच्चाई को जन्म दे सकता है और सच्चा प्यार सबसे अप्रत्याशित जगह पर पनप सकता है। आप क्या सोच रही हैं? जय पूछता है जब भी वह उसे विचारों में खोई हुई देखता है। यह कितनी विडंबना है, वह जवाब देती है, कि कभी कभी सबसे अच्छी चीजें हमारे पास विफलता के भेष में आती हैं। आपका मतलब है वह दिन जब आपको पता चला कि मैंने झूठ बोला था। मेरा मतलब है वह दिन जब आप अपना बटुआ भूल गए थे। लता मुस्कुराई। अगर उस सुबह आपके पास पैसे होते तो शायद हम कभी एक ज्यादा बात ही नहीं करते। जय ने मेज पर उसका हाथ पकड़ा, उसकी शादी की अंगूठी को सहलाया। तो ब्रह्मांड को धन्यवाद कि उसने मेरा बटुआ भुला दिया, और ब्रह्मांड को धन्यवाद कि उसने मुझे एक अजनबी के लिए कॉफी का भुगतान करने का साहस दिया। बाहर कॉफी टाउन अभी भी जाग रहा था। लोग भाग रहे थे, समस्याओं को हल करना था, सपनों का पीछा करना था, और इस भागदौड़ के बीच 2 लोगों को एहसास हुआ था कि कभी कभी सबसे सरल कार्य, जैसे किसी जरूरतमंद के लिए कॉफी खरीदना, एक असाधारण चीज की शुरुआत हो सकता है।